नमस्कार दोस्तों। एक पूरा दौर गुजरा है जब फिल्म स्टार्स के स्टारडम की पहचान उनके आलीशान बंगले से रही। ये बंगले फलकचूती कामयाबी से लेकर दिल तोड़ने वाली नाकामी तक के खामोश गवाह रहे हैं। इसलिए बॉलीवुड के मशहूर बंगलों पर इस खास सीरीज की शुरुआत उस बंगले से करते हैं जिसका नाम शाहरुख खान के मन्नत से सालों पहले अपने आप में एक पूरा पता बन गया था। ये बंगला है सुपरस्टार राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद। लेकिन इस बंगले की दास्तान राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने से सालों पहले शुरू हुई थी। बांद्रा पश्चिमी मुंबई का एक मशहूर उपनगर है। आज यहाँ का बांद्रा बस स्टैंड और उसके करीब की कार्टर रोड एक लैंडमार्क लोकेशन के रूप में जाने जाते हैं। समंदर के किनारे बसे इस पॉश इलाके में आज भी कई बड़े फिल्म स्टार और बिजनेसमैन रहते हैं। कई हाई राइज बिल्डिंग की वजह से आजकल ये इलाका बेहद भीड़भाड़ वाला महसूस होता है, लेकिन गौर से देखें तो इस आलीशान और ऊंची इमारतों के बीच आज भी आपको सालों से खड़ी कुछ जर्जर इमारतें और पुराने बंगले नजर आ जाएंगे। ये इमारतें और बंगले अपने अंदर एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। 1950 और 1960 के दशक में कार्टर रोड पर बहुत बंगले हुआ करते थे। इनमें से ज़्यादातर ईस्ट इंडियन और पारसी समुदाय के लोगों के थे। इसी कार्टर रोड पर समंदर के सामने वाला एक बंगला आशियाना उस दौर में हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठ संगीतकार नौशाद का हुआ करता था। आशियाना के करीब ही एक और 2 मंजिला बंगला था जो बेहद जर्जर और बुरी हालत में था। इंटरनेट पर मौजूद कई लेखों में कहा गया है कि पहले ये बंगला अभिनेता भारत भूषण का था, लेकिन ये दावा सही नहीं है। इस बंगले की बाहरी दीवार पर अंग्रेजी में गुदा हुआ था बानो विला। आसपास के लोग इस बंगले को अभिशप्त बंगला या भूत बंगला कहकर पुकारते थे। कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं था। तकरीबन इसी दौर में हिंदी सिनेमा में 10 साल से संघर्ष कर रहे अभिनेता राजेंद्र कुमार को मदर इंडिया में अपने छोटे से रोल और उसके बाद धूल का फूल में कुछ कामयाबी मिली थी। उनके घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा डिम्पल। परिवार बढ़ रहा था और राजेंद्र अपने सांतरा क्रूज के किराए के छोटे से फ्लैट से किसी बड़े फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते थे। 3 फरवरी 1959 की सुबह उन्हें एक प्रॉपर्टी ब्रोकर का फोन आया। कार्टर रोड पर एक 2 मंजिला घर है, बिल्कुल वैसा जैसा आप ढूंढ रहे हैं, क्या आप अभी आ सकते हैं? ये जानकारी राजेंद्र कुमार की आधिकारिक जीवनी जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए सुपरस्टार लिखने वाली लेखिका सीमा सोली आलिमचंद से मिली। उन्होंने बताया राजेंद्र कुमार उसी समय वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि ये पुराना खूबसूरत घर समुद्र के सामने था जहां से ठंडी हवा आ रही थी। उन्हें फौरन अपने परिवार के ज्योतिषी की बात याद आ गई जिन्होंने कहा था कि राजेंद्र का नया घर समंदर के पास होगा। पहली नजर में ही बानो विला राजेंद्र को जम गया। प्रॉपर्टी ब्रोकर से किराया पूछा तो उन्होंने कहा कि मकान मालिक किराए पर नहीं बल्कि बेचना चाहता है। यहाँ कोई राइटर रहता है जो लोगों को बताता रहता है कि इस घर में भूतों का वास है ताकि ये बिकने ना पाए और वो खुद यहाँ रहता रहे। मकान मालिक किसी भी हाल में इसे बेचेगा और मैं आपको अच्छी डील दिला सकता हूँ। सौदा तय हुआ 65,000 में। राजेंद्र कुमार की पत्नी भूता घर के बारे में सुनकर घबरा गई थी, लेकिन पत्नी की मां बोली मुंबई जैसे शहर में इंसानों के रहने की तो जगह नहीं, भूत क्या खाक रहेंगे। फैसला हो गया, मगर राजेंद्र कुमार के पास पूरे पैसे नहीं थे। उन्होंने मशहूर फिल्मकार BR चोपड़ा से कहा कि वो ना सिर्फ उनकी फिल्म कानून में काम करेंगे बल्कि 2 और फिल्मों में काम करने को तैयार रहे, बशर्ते उनकी फीस एडवांस में दे दी जाए। BR चोपड़ा मान गए और राजेंद्र कुमार ने भूत बंगले के नाम से मशहूर बानो विला को खरीद लिया। उसका नया नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा डिम्पल। करीबी दोस्त अभिनेता मनोज कुमार की सलाह पर राजेंद्र कुमार गृह प्रवेश से पहले भूतों को भगाने वाला एक विशेष हवन करवाना नहीं भूले। फिल्म इंडस्ट्री के पुराने लोग याद करते हैं कि इस घर ने राजेंद्र कुमार की किस्मत बदल दी। जिस बड़ी कामयाबी को वो पिछले 10 साल से ढूंढ रहे थे वो अब अचानक से आई। जिस दौर में वो इस बंगले में रहे वो राजेंद्र कुमार का सबसे सुनहरा दौर बन गया। मेरे महबूब, ग्रहाना संगम, आरजू, सूरज, उनकी ज्यादातर फिल्में जुबली बनाती थी जिनकी वजह से वो हिंदी सिनेमा के जुबली कुमार के नाम से मशहूर हुए। राजेंद्र कुमार कहते थे मैंने अपने जीवन के सबसे कामयाब और बेहतरीन साल इसी घर में गुजारे। काफी दौलत और शोहरत हासिल कर चुके राजेंद्र कुमार कुछ साल बाद ये बंगला छोड़कर पाली हिल इलाके वाले अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए। कार्टर रोड का ये बंगला जो राजेंद्र कुमार के बेहतरीन दौर का गवाह था अब एक नए मालिक का इंतजार कर रहा था। 1969 में राजेश खन्ना की कामयाबी ने किसी तूफान की तरह देश में दस्तक दी। वो पहले फिल्म स्टार थे जिन्हें फिनोमिना कहा गया, जिनके लिए सुपरस्टार शब्द गढ़ा गया। मुंबई में पले बड़े राजेश खन्ना को समंदर बेहद पसंद था और एक सी फेसिंग घर खरीदने का उनका पुराना सपना था। ये बंगला उन्हें अपने सपने के बेहद करीब लगा। साल 1969 आधे से ज्यादा बीत चुका था जब एक शाम निर्देशक रमेश बैल और राजेश खन्ना राजेंद्र कुमार के घर बैठे थे। तब राजेश खन्ना राजेंद्र कुमार से बोले, पापा जी आपके कार्टर रोड वाला बंगला खाली पड़ा है और मुझे खरीदना है। राजेंद्र कुमार ने जवाब दिया, मुझे उस घर को बेचने की जरूरत नहीं है पापा जी, प्लीज इस बारे में सोचिएगा। मैंने अपना कैरियर शुरू किया है और आप देश के सबसे बड़े स्टार हैं। आपका घर मैं लूंगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। शायद आपकी जैसी थोड़ी बहुत कामयाबी मेरे हिस्से में भी आ जाए।
राजेश खन्ना ने बहुत देर तक मेहनत की। आखिरकार राजेंद्र कुमार मुस्कुराए, बरखुरदार, अगर ऐसा है तो डिम्पल तुम्हारा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये घर तुम्हारे लिए किस्मत लेकर आए। राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस बात से राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला बेहद नाराज हुई। उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा भी था, हमें पैसे की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने सिर्फ 3.5 लाख रुपए में वो घर बेच दिया। अगर राजेंद्र कुमार जुबान दे चुके थे। बंगला बिकने के बाद राजेंद्र कुमार की फिल्में आश्चर्यजनक रूप से पिटने लगी। बतौर हीरो उनका कैरियर ढलान पर आ गया। मीडिया ने कहा कि इसकी वजह भाग्यशाली डिम्पल का बिकना है, मगर राजेंद्र कुमार खुद इसमें यकीन नहीं करते थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना बड़े धूमधाम से बंगले में शिफ्ट हुए। अपने पिता चुन्नीलाल खन्ना से बंगले का नाम रखने को कहा। राजेश खन्ना के माता पिता को अचानक मिली इस बेमिसाल कामयाबी के बाद ये डर सताने लगा कि कहीं उनके बेटे को किसी की नजर न लग जाए। काका जी के पिता बोले, बंगले का नाम आशीर्वाद होगा। इसके पीछे की सोच ये थी कि उनका बेटा हमेशा आशीर्वाद के साये में रहेगा। वो बोले, अगर राजेश से जलने वाला उनके खत में कोई गाली देगा या बुराई भी लिख कर भेजेगा, तब भी पते के रूप में उन्हें राजेश खन्ना आशीर्वाद तो लिखना ही पड़ेगा। यानी राजेश खन्ना को अपने घर आने वाले हर खत, हर संदेश के जरिए आशीर्वाद मिलता रहेगा। बंगले में शिफ्ट होते ही राजेश खन्ना से भी ज्यादा करिश्माई सफलता राजेश खन्ना के जीवन में आई। लगातार 15 सुपरहिट फिल्में, फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में सुपरस्टार के नए बंगले की तस्वीरें छपी। आशीर्वाद भी राजेश खन्ना की तरह ही मशहूर हो गया और मुंबई के टूरिस्ट डिपार्टमेंट का खास टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। देश भर से मुंबई आने वाले लोगों की खास मांग रहती कि उन्हें सुपरस्टार का बंगला दिखाया जाए। हर रोज उनके पास फैंस के हजारों खत आते, जिसमें पते के रूप में बस इतना ही लिखा होता, राजेश खन्ना, आशीर्वाद, मुंबई। इसमें राजेश खन्ना की दीवानी लड़कियों की खुशबू से महकते खत भी होते थे, शादियों के प्रपोजल भी और खून से लिखे खत भी होते थे, जिनके बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। आशीर्वाद पहुंचने वाले खतों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि राजेश खन्ना ने उन खतों को छांटकर उनका जवाब देने के लिए बाकायदा शख्स को रख लिया। ये शख्स थे प्रशांत रॉय। प्रशांत तकरीबन 20 साल तक आशीर्वाद में काम करते रहे। प्रशांत ने बताया, आशीर्वाद में हर दिन फैन मेल का ढेर लगता था। काका जी अक्सर आते थे और पूछते थे कि प्रशांत, आज सबसे अच्छे खत कौन से चुने। वो जोर जोर से खत पढ़ते थे और हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। वो फैंस के जज्बात देखकर हैरान हो जाते थे और हंसते हुए पंजाबी में कहते, हैंड की करा, इधर से लोग उधर से लोग, खून दे लेटर, ये क्या करूं, ये क्या हो गया। हाल ये था कि इंडस्ट्री में नई कहावत बन गई थी, ऊपर काका नीचे काका। इस बंगले में राजेश खन्ना का तस्वीरों और ट्रॉफी से सजा हुआ वो मैसूर कमरा भी था, जिसमें बैठकर वो इंटरव्यू दिया करते थे। लेखक सलीम खान ने बताया था, आज मेरा बेटा सलमान बड़ा स्टार है, हमारे घर के बाहर उसे देखने के लिए हर रोज भीड़ लगती है। लोग मुझसे कहते हैं कि किसी स्टार के लिए ऐसा क्रेज पहले कभी नहीं देखा। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि इसी सड़क पर कुछ ही दूरी पर आर्ट रोड पर आशीर्वाद के सामने मैं ऐसे नजारे पहले कई बार देख चुका हूँ। राजेश खन्ना के बाद मैंने किसी भी दूसरे स्टार के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी। हर शाम को आशीर्वाद में महफिल सजती थी, जिसे फिल्म इंडस्ट्री में खन्ना दरबार के नाम से पुकारा जाता था। अजीब संयोग था कि जिस बंगले का नाम पहले डिम्पल हुआ करता था, उस घर की मालकिन एक और डिम्पल बनी। राजेश खन्ना की गैर हाजिरी में घर पर आने वाले फोन कॉल रिसीव करके उन्हें एक नोटबुक में लिखने का काम प्रशांत राय का था। उन्होंने बताया, काका जी का फोन नंबर 53117 हुआ करता था और तकरीबन हर मिनट एक कॉल आती थी। एक सुबह एक लड़की का कॉल आया, वो काका जी से बात करना चाहती थी। उसने अपना नाम डिम्पल बताया। मैंने कहा, काका जी तो शूट पर गए हैं। फिर 3-4 दिन तक लगातार फोन कॉल आते रहे। वो मुझसे बहुत इज्जत से बात करती थी, मुझे प्रशांत साहब कहती थी। एक शाम को मैंने काका जी से कहा कि डिम्पल नाम की एक लड़की रोज कॉल करके आपको पूछती है। काका जी मुस्कुरा दिए, बोले, हाँ हाँ, वो बाबी की हीरोइन है, उसकी कॉल ठीक से अटेंड किया करो। कुछ दिन बाद चुन्नीलाल कपड़िया आशीर्वाद आए, उनके साथ एक लड़की भी थी। प्रशांत को देखकर वो बोले, प्रशांत, ये मेरी बेटी है डिम्पल। इस बात पर डिम्पल हंस पड़ी और बोली, प्रशांत साहब मुझे पहचाना, हमारी कई बार बात हो चुकी है। प्रशांत हंस पड़े और मेहमानों को घर के अंदर ले आए। ये डिम्पल का आशीर्वाद में पहला कदम था। मार्च 1973 में अपनी फिल्म बॉबी रिलीज होने से पहले डिम्पल राजेश खन्ना की जीवन संगिनी बनकर आशीर्वाद में आई। दोनों की शादी उस दौर में बम्बई नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी शादी के रूप में चर्चित हुई थी। शुरुआत के साल कामयाबी और खुशियों के साल थे। डिम्पल ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। दोनों की 2 बेटियां हुई, लेकिन फिर अमिताभ की एंट्री हुई और फिल्म इंडस्ट्री में रोमांटिक फिल्मों की जगह एक्शन फिल्मों का दौर आ गया। कुछ ही साल में अमिताभ ने सुपरस्टार के रूप में उभरे। करिश्माई कामयाबी के बाद राजेश खन्ना के ढलान पर आते कैरियर ने उन्हें बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। महाचोर, महबूबा, अजनबी, आशिकू बहारों का जैसी बड़ी फिल्मों की नाकामी ने राजेश खन्ना के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। अंदर ही अंदर जल रही नाकामी की आग को हर शाम शराब और भड़का देती थी। और फिर एक रात आशीर्वाद के टेरेस पर वो वाकया हुआ जिसे राजेश खन्ना ने सालों बाद मूवी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बयां किया था। मुझे याद है कि एक बार सुबह के 3 बज रहे थे।
मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। अचानक मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऐसी नाकामी से मेरा सामना पहली बार हुआ था। एक के बाद एक मेरी हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी। उस रात बारिश हो रही थी, गुप अंधेरा था और मैं अपनी टेरेस पर अकेला था। अचानक से मैं अपनी होश खो बैठा और चीख पड़ा, परवरदिगार, हम गरीबों का इतना इम्तिहान ना ले कि हम तेरे वजूद को इनकार कर दे। डिम्पल के साथ उनके रिश्ते में भी तनाव बढ़ता जा रहा था। तकरीबन 9 साल लंबे समय तक साथ रहने के बाद राजेश खन्ना और डिम्पल अलग हो गए। डिम्पल आशीर्वाद छोड़कर चली गई। 1992 में राजेश खन्ना ने फिल्मों से ब्रेक लेकर राजनीति में किस्मत आजमाई और दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। 20 साल आशीर्वाद में रहने के बाद अब वो भी बंगला छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए। आशीर्वाद में काम करने वाले कई लोग भी काम करने कई दूसरी जगहों पर चले गए। राजेश खन्ना की जिंदगी में कई दौर आए, हर दौर में करीबी लोगों का साथ छूटता रहा। अगर कुछ था जिसने किसी भी लम्हे में उनका साथ कभी नहीं छोड़ा था, वो था अकेलापन। हर गुजरते दौर के साथ वो और भी अकेले होते चले गए। सालों बाद राजनीति से भी उनका मोह भंग हो गया और वो अपने शहर वापस लौटे, जो अब मुंबई से मुंबई बन चुका था। इनकम टैक्स से जुड़ा एक मसला बढ़ा और कुछ वक्त बाद ही उनके बंगले आशीर्वाद को टैक्स अथॉरिटीज ने सील कर दिया। ऐसा समय आया जब आशीर्वाद छोड़कर राजेश खन्ना बांद्रा लिंकिंग रोड पर टाइटन के शोरूम के ऊपर वाली मंजिल पर अपने ऑफिस में शिफ्ट हो गए थे। वो ऑफिस काफी बड़ा था, मगर अपना बंगला छोड़ने की तकलीफ उन्हें बहुत थी। उनकी आखिरी फिल्म रियासत के निर्देशक आलोक त्यागी ने बताया, ये उन दिनों की बात है जब वो लिंकिंग रोड पर ऑफिस में रहा करते थे। उनका बंगला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सील किया हुआ था। एक दिन मुझे लेकर वो ड्राइव पर निकल गए और सीधे आशीर्वाद के सामने गाड़ी रोक दी। हम आमने सामने एक बेंच पर बैठ गए। उस रात हल्की हल्की बारिश के बीच राजेश खन्ना ने अशोक त्यागी को अपने सुनहरे दौर की कई बातें सुनाई। उन्हें अशोक से कहा, जिस बेंच पर हम बैठे हैं, किसी जमाने में इसी बेंच पर सैकड़ों लोग हर रोज मुझे देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। गुजरे जमाने के सुपरस्टार का दर्द अशोक कुमार समझ गए थे। वह बोले, काका जी फिक्र मत कीजिए, आप देखना वो फैन फिर से नजर आएंगे। इस बात पर राजेश खन्ना ने एक फीकी मुस्कान दी थी। हालांकि उनका बंगला आर्थिक संकटों से बाहर आया और जीवन के अंतिम वर्षों में राजेश खन्ना आशीर्वाद में अकेले ही रहे, लेकिन फिल्मों में वो कभी मजबूत वापसी नहीं कर सके। सालों बाद अचानक उनकी गंभीर बीमारी की खबर आई। राजेश खन्ना इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि बार बार बेहोश तक हो जाते थे। वह मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। 20 जून को जब उन्हें अस्पताल में होश आया, तब उन्होंने अपने परिवार से कहा कि वो अस्पताल में नहीं रहना चाहते, वो अपने घर जाना चाहते हैं। उस दिन जब वो कार्ट रोड पर अपने बंगले आशीर्वाद पहुंचे तो नजारा अलग ही था। इतिहास दोहराया जा रहा था। आशीर्वाद के सामने आज एक बार फिर सैकड़ों फैंस और देश भर की मीडिया के लोग जमा थे। हर कोई जानना चाहता था कि देश के पहले सुपरस्टार की हालत अब कैसी है। अपनी खास अदा में मुस्कुराते हुए राजेश खन्ना कार्ट रोड पर बने अपने बंगले आशीर्वाद की अपनी उसी मशहूर बालकनी में निकल आए। 21 जून 2012 की दोपहर, आंखों पर काला चश्मा लगाए, गले में शाल डाले सामने खड़े उनके फैंस उन्हें देखकर खुशी से चीख पड़े। देश का तकरीबन हर न्यूज चैनल राजेश खन्ना की तस्वीरें लाइव दिखा रहा था। राजेश खन्ना ने अपने चिर परिचित अंदाज में हाथ उठाकर सबकी तरफ बड़े स्टाइल से वेव किया। उनके होठों पर मुस्कुराहट फैली थी। हाँ, उनके फैंस लौट आए थे। पूरा माहौल उनके सुपरस्टारडम के दिनों की याद दिला रहा था। अगले दिन यानी 23 जून को उन्हें फिर लीलावती अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत और खराब होती गई। उनका परिवार चाहता था कि वो अस्पताल में ही रहे, लेकिन उनकी जिद थी कि वो आखिरी सांस आशीर्वाद में ही लेना चाहते हैं। उनकी मर्जी के मुताबिक 17 जुलाई को आखिरी बार मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर उन्हें उनके बंगले आशीर्वाद में ले जाया गया। 18 जुलाई को आशीर्वाद में अपने बेडरूम में उन्होंने आखिरी सांस लेते हुए कहा, टाइम अप हो गया, पैकअप। 2014 में परिवार ने आशीर्वाद को एक उद्योगपति को बेच दिया। एक नई इमारत खड़ी करने के लिए आशीर्वाद को कुछ साल बाद ढा दिया गया। राजेश खन्ना के साथ साथ शायद आशीर्वाद का चक्र भी पूरा हो चुका था। फिल्म इतिहास के पन्नों में जब जब राजेश खन्ना का जिक्र होगा, आशीर्वाद भी सिनेमा के एक अहम दौर के गाह के तौर पर शामिल रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी एक और वीडियो के साथ।